डॉक्टर राबिया, जब देखते हैं कि सीपी चाइल्ड है, ये कैसे इस चीज़ की हम निशानदेही कर सकते हैं किसी बच्चे को देख के? एट द बर्थ कैसे पता चल सकता है? कौन-सी वो सिम्पटम्स हो सकती हैं या कौन-सी वजूहात हो सकती हैं हमें पता चले कि ये जो है सीपी चाइल्ड हो गया है? सीपी चाइल्ड की कई सिम्टम्स तो हमें बिफोर प्रेगनेंसी नज़र आती हैं। अगर कज़न मैरिज है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे बच्चे में कोई डिसऑर्डर आता है। सही। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी वजह से मदर का एंजाइटी डिप्रेशन लेवल बढ़ गया है और उसके अंडर बीपी शूट कर गया या शुगर लेवल डिस्टर्ब है, तो उसके अंडर बच्चों में जो ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्बेंस आती है उसके अंडर बच्चों जो फर्दर प्रेगनेंसी है उसमें डिसऑर्डर आएगा और फिर वो फर्दर सीपी चाइल्ड या किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की क्लियर इंडिकेशन है। डिलीवरी के टाइम पे अगर ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब है, अर्ली ईयर्स में मेनिंजाइटिस, हाई फीवर है या सर के बल बच्चा गिर गया, कोई ऐसी चोट है जिसकी वजह से ब्रेन का पार्ट अफेक्ट हुआ है, तो फिर बच्चों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सेरेब्रल पैल्सी के अंदर चले जाएं। सही, यानी कि कोई इंजरी भी जो है वो इसकी कॉज हो Exactly. सकती है। कोई हादसा, कोई ज़ख्म इस चीज़ की वजह बन सकता है कि सर पे अगर कोई ऐसी चोट लग गई है। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है जैसे कि डिलीवरी के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से भी समटाइम ऐसा होता है, तो इस हवाले से आप कुछ थोड़ा-सा बताएँगी? समटाइम्स अगर डिलीवरी के टाइम पे जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर वो ब्रेन को टच कर गए हैं, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेन खुद स्कल नहीं है, वो सॉफ्ट एग्ज़ैक्टली। स्किन है, वो सॉफ्ट स्किन है। अगर वहाँ पे हार्ट प्रेशर आ गया, कोई इंस्ट्रूमेंट की वजह से डैमेज हो गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी वजह के अंडर बच्चों का ब्रेन इफेक्ट करेगा। सही। और फिर जौन-सा पार्ट इफ़ेक्ट होता है वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, होता क्या है कि यानी कि कौन-सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है? कौन-सी शिकायत होती हैं इन बच्चों को? जैसा कि आम तौर पे हम देखते हैं कि चलने-फिरने में, बैठने में, बोलने में होती है। तो इसमें यानी आप इसको ज़रा डिटेल में हमारे नाज़रीन को बताइए कि कौन-सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं, उनकी यूँ कह लीजिए कि अलामात जो हैं वो कौन-सी देखने में आती हैं इन डिटेल? सेरेब्रल पैल्सी की 3 मेन सिम्टम्स हैं: हाइपोटोनिया, हाइपरटोनिया, स्पेस्टिसिटी। सही। स्पेशली जो हाइपोटोनिया है वहाँ पे मसल्स इतने रिलैक्स हैं कि उनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो बॉडी को सपोर्ट कर सके, ठीक। किसी भी काम को सरंजाम दे सकें। हाइपरटोनिया के अंडर बच्चे का या बॉडी का मसल इतना स्टिफ है कि उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने मसल्स को बेंड कर सके। सेरेब्रल पैल्सी बेसिकली मसल्स का डिसऑर्डर है। सही। बोन स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन मसल्स में या एक्स्ट्रा कंट्रैक्शन है या वो इतने रिलैक्स हैं कि उसके अंडर ग्रिप ही नहीं हो रही। और जो वहाँ पे स्पेस्टिसिटी की सिम्टम आती है, वहाँ पे अनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है या फिट्स का इशू आ जाएगा या ट्रेमलिंग होने लग जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ मेंटेन नहीं कर पाते। सही। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि मस्कुलर डिसकोऑर्डिनेशन हो जाती है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा होता हमारे ब्रेन जो है, एक्चुअली वो न्यूरॉन्स जो है वहाँ जा ही नहीं रहे होते, वो मैसेज ही नहीं कन्वे कर रहे होते कि कहाँ मूव करना है। तो यहाँ हमारी होम्योपैथी क्या रोल प्ले करती है? क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो मसल कोऑर्डिनेशन को बेहतर कर सकें? नो डाउट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं, जैसे ये बाकी इशूज़ को बड़ा अच्छा सा क्लियर करती हैं, इसी तरह सेम इज़ द केस विद सेरेब्रल पैल्सी, बड़ा अच्छा क्लियर करती हैं। इनमें कई मेडिसिन हैं जो हमें स्पेशली जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री आती है वहाँ पे सिर्फ आएगी। सही। अगर फैमिली में कैंसरस हिस्ट्री आ रही है तो उसके अंदर भी ये इश्यूज़ डेवलप होते हैं, वहाँ पे कार्सिनोसिन आएगी। और आगे फर्दर अगर लोअर बॉडी में बच्चों के पाँव में इशू है, बच्चे टो वॉक करें, वहाँ पे लेथायरस टाइप आएगी। डिपेंड करता है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल। सिम्टम्स वाइड रेंज है एग्जैक्टली। होम्योपैथी में, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, नाज़रीन हम हमेशा बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हम डील करते हैं और इंडिविजुअल बेसिस पे जो है वो डील करते हैं। हर पेशेंट जो है वो एक अलग पेशेंट होता है। तो ये आपको बताती चलूँ कि जैसा डॉक्टर साहिबा ने बताया कि होता क्या है कि बच्चे चलने फिरने में जो है वो मुश्किल फील करते हैं, डिसकोऑर्डिनेशन होती है, उनके मसल्स पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होते, उनमें पावर नहीं होती। तो होता क्या है कि हाथ पांव हिलाने मुश्किल हो जाते हैं उनके और वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। फिर जहाँ ये चीज़ होती है, आप देखेंगे कि लेट जो है वो लर्निंग टू वॉक है, यानी कि वो देर से चलना शुरू करते हैं, देर से बात करते हैं। तो इसमें भी हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अभी हम अपनी डॉक्टर से यही बात पूछते हैं, लेकिन यहाँ बताती चलूँ कि सेल्फ जो मेडिकेशन है ना, उससे आपने बिल्कुल बाज रहना है, उसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। और जी डॉक्टर राबिया, ऐसा है कि जब जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, यूजुअली बोलना शुरू करते हैं, माँ बाप को बहुत ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा बोले और जल्दी बोले और वो सुनना चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी देर तक नहीं बोलते। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट होते हैं, परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये लेट मतलब हो गया, ये बोलता ही नहीं है, बोलता नहीं। इवन कि मैंने देखा है कि साल साल तक और 2-2 साल तक भी बच्चे नहीं बोलते हैं। तो क्या ऐसे जो चाइल्ड होते हैं उनका कोई क्योर है?
बिल्कुल, देखिए जहाँ पे ब्रेन का जो हिस्सा अफेक्ट है और उसके अंडर जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो अफेक्ट हैं, बच्चे का वही बॉडी पार्ट, वही ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं करेगा। अगर उसकी टंग मसल्स में इशू आ रहा है, उसके ओरल मसल्स में वीकनेस आ रही है, बच्चा स्पीच की तरफ नहीं आएगा। ठीक। अगर उसके ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग फोकस एरिया अफेक्टेड है, तो उसका फोकस जब अंडरस्टैंडिंग जब तक डेवलप नहीं होगी, बच्चा किसी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बेसिकली ब्रेन का जो पार्ट जिस बॉडी पार्ट को इंटरलिंक कर रहा है, वो अफेक्ट है, वो आगे आएगा। अच्छा, डॉक्टर राबिया, अभी हमने बात की कि जैसे डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, बच्चा बोलना जो है वो देर से शुरू करता है, चलना फिरना देर से शुरू करता है। तो हमारी होम्योपैथी में आपने बताया कि स्पीच जो है वो के हवाले से मेडिसिन मौजूद हैं। कौन सी मेडिसिन है कि जो टॉप लिस्टेड हैं, जिनके हवाले से हमारे जूनियर डॉक्टर्स को कुछ अवेयरनेस हो सके कि ये यूज़ होती हैं? स्पेशली इनमें कैलियम फॉस, ब्राइटाकार्ब, कॉस्टिकम अगर रिजिडिटी है, सही, टॉप लीडिंग मेडिसिन है, स्पेशली सीपी चाइल्ड के केस में। कॉस्टिकम को कभी भी मत भूलें और बहुत इसको अच्छी, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दें, इस चीज़ को ज़रूर फोकस करें। बिल्कुल सही। और बेहतरीन मेडिसिन का आपने बताया कि ये जो सेरेब्रल पाल्सी की जो कंडीशन स्पेशली यानी पैरालिटिक की जो कंडीशन पैदा हो जाती है, उसको बहुत अच्छे तौर पे कॉस्टिकम डील करती है। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताती चलूँ कि स्ट्रामोनियम एक हमारी मेडिसिन है कि बच्चे बोलना स्टार्ट नहीं करते अगर जल्दी, तो वहाँ पर एडिशनली ये मेडिसिन भी एक अच्छा रोल प्ले करती है। बात फिर वही है कि जैसी सिम्टम्स होंगी, जैसी कॉन्स्टिट्यूशन होगी, उसके मुताबिक हम जब मेडिसिन यूज़ करेंगे तो पेशेंट क्योर करेगा। इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि चाइल्ड बर्थ जब होती है तो तकरीबन 1000 में से 3 से 4 जो पेशेंट होते हैं वो सीपी चाइल्ड होती हैं। ये रेशो है इस चीज़ की। और अच्छा, इसमें ये होता है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर राबिया, हम देखते हैं कि जो फिट्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, यानी झटके लगने का मर्ज होने लगता है, सीजर्स होते हैं, हम मेडिकल लैंग्वेजेस में सीजर बोलते हैं, और आम लोगों के लिए ये कि झटके लगते हैं, फिट्स आ जाते हैं, दौरा कहा जाता है इसको। तो ये किस वजह से होता है, क्यों, किस वजह से होता है, यानी होता क्यों है? अगर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं गई, अगर ब्रेन का वो पार्ट अफेक्ट है, ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब है, ऑब्वियसली ब्रेन को अगर 1 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन नहीं जा रही तो उसके अंदर फिट्स आएंगे। और स्पेशली सीपी चाइल्ड के केस में हमें कई केसेस नज़र आते हैं कि बच्चों में फिट्स बहुत ज़्यादा है, और ये पेशेंट भी और उसके ऑल अराउंड जो रिलेटिव्स हैं मिक्स कर देते हैं कि या ये एपिलेप्सी है कि ये सीपी चाइल्ड है। तो इसको डायग्नोज करना, डिफ्रेंशिएट करना बेहद बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बताया कि इस तरह से होता है कि आम जो ये सीजर्स या फिट होते हैं उसको भी समटाइम पैरालिटिक समझ लिया जाता है या उसको एपिलेप्टिक समझ लिया जाता है। तो नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको डील कर सकते हैं। और ज़रूर जब आप ऐसी कोई जो चेंज या एबनॉर्मलिटी देखें अपने बच्चे में, या आपको बताया जाए कि इस किस्म का कोई जो है हैपनिंग हुई है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे होता है कि समटाइम फीमेल गिर गई हैं और उसको चोट आ गई है, तो उस टाइम भी ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से अगर यानी कि सिजेरियन के केसेस आप देखते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस दौरान में कोई इंस्ट्रूमेंट अगर लग जाता है, जैसा कि डॉक्टर राबिया ने बताया कि सर पे अक्सर लग जाता है या इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी चोट भी जो है वो सीपी चाइल्ड के लिए हो सकती है, यानी कि प्रॉब्लम बन सकती है। फिर ये कि कुछ इन्फेक्शंस भी डॉक्टर राबिया होती है ना, कि उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर अर्ली ईयर्स में हाई ग्रेड फीवर है और या मेनिंजाइटिस है या कोई ऐसी सवेयर इन्फेक्शन है जिसके अंडर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दी गई हैं, मल्टीपल ऐसे केस हैं जहाँ पे बच्चों के ब्रेन को इशू आता है, ब्रेन डैमेज है, ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब है, और फर्दर फिर बच्चा वो सीपी चाइल्ड की तरफ चला जाता है। नाज़रीन, यानी कि मेनिंजाइटिस आप जानते हैं ये गर्दन तोड़ बुखार को कहा जाता है। इतना हाई ग्रेड फीवर होता है, इतना तेज़ बुखार होता है कि गर्दन के तमाम जो मसल्स हैं वो क्रैम्प कर जाते हैं और डैमेज करते हैं, उनमें इतनी प्रॉब्लम आती है कि नेक स्टिफ कर जाती है, और इस इन्फ्लामेशन से दिमाग की तमाम झिल्लियाँ जो हैं वो सोजिश में मुब्तला हो जाती हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इस तरह से सीपी चाइल्ड होने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर राबिया, सीपी चाइल्ड के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो समटाइम होता है इनको बोलने में तो होती है दुश्वारी, इनको निगलने में भी प्रॉब्लम होती है, डिग्लूटेशन का प्रॉब्लम होता है, वो कोई चीज़ स्वेलो नहीं कर पा रहे होते, तो इसकी क्या वजह होती है? वही सेम आ गया ना कि अगर ब्रेन का वो पार्ट अफेक्ट है जो गले के मसल्स को डील कर रहा है, वहाँ पे स्पेस्टिसिटी आ गई है, रिजिडिटी आ गई, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो स्वॉलो करे, कोई चीज़ निगले, तो डेफिनेटली बच्चे को हम कुछ भी खिलाएंगे वो वॉमिट कर देगा या वो चोकिंग की तरफ चला जाएगा। तो अर्ली ईयर्स में बच्चों की सारी सिम्टम्स को ज़रूर नोट करें, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन, वही बात के अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, को जहाँ पे नज़र आ रहा है कि बच्चा
अर्ली ईयर्स में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या उसमें कोई भी डिसऑर्डर है तो उसको उसी टाइम पॉइंट करें।